नमस्कारम और फिर एक बार मेरे पॉडकास्ट में आप सब लोगों का बहुत दिल से स्वागत है। जैसे थंबनेल में आप देख चुके हैं कि आज मैं स्वामी रामदेव जी के बारे में बात करने वाला हूं कि असली रीज़न क्या है, क्यों बाबा जी को परेशान किया जा रहा है। बाबा जी को अटैक करते हुए आयुर्वेदा पर अटैक करने की मनीषा है। ये एलोपैथी एंड आयुर्वेदा के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई हम विटनेस कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, राजनीति भी इसमें हम लोगों को देखनी पड़ेगी और इन चीज़ों के बारे में आज मैं डिटेल में बात करूंगा। और वो जो रूट कॉज है, जो रीज़न है जिसकी वजह से बाबा जी को परेशानी हो रही है, रामदेव बाबा को परेशानी हो रही है, वो रीज़न मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। साथ ही आज का पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि राजनीति को देखने का नज़रिया कैसे होना चाहिए, कैसे आप राजनीति को परख सकते हैं, कैसे आप राजनीति को समझ सकते हैं, ये बेसिकली आज मैं आपको बताने वाला हूँ विद एग्जाम्पल। और एक अलग नज़रिया मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो आज का पॉडकास्ट अंत तक सुनिए, बिल्कुल मत मिस करिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो और लोगों को प्रमोट करिए, ठीक है। बहुत सारा समय आपका मैंने ले लिया है इंट्रो में। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत कर देते हैं। स्वामी रामदेव जी के ऊपर जो कोर्ट की एक्शन हो रही है, जो कोर्ट में इनके ऊपर ट्रायल्स चल रहे हैं, इनके बारे में जानने के लिए हम लोगों के पास एक अलग नज़रिया होना चाहिए। अगर वो नज़रिया हमारे पास नहीं है तो हम इस इवेंट को, इस घटना को, ये जो भी हो रहा है बाबा जी के साथ, कभी नहीं समझ पाएंगे। और ये एक यूनिवर्सल नियम है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस घटना के लिए इस नियम को याद रखना ज़रूरी है। जब भी राजनीति का सवाल आता है, जब भी राजनीति परिप्रेक्ष्य में आती है, तो आपको इसी दिशा में सोचना होगा, तभी आपको राजनीति समझ में आएगी। आपके आजू बाजू में जो चीज़ें हो रही है वो आपको समझ में आएगी, वरना आप इन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो यही समझाने की कोशिश आज मैं आपको करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि स्वामी रामदेव कौन है। तो आपको लगता है कि योग गुरु है, आयुर्वेदा के लिए काम करते हैं, एफएमसीजी में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, और स्वदेशी का सम्मान करने वाले एक यूथ लीडर है, मास लीडर है स्वामी रामदेव, जो हमेशा स्वदेशी की बात कर। तो सिर्फ इतना उनका डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता। आपको स्वामी रामदेव जी को समझना पड़ेगा। स्वामी रामदेव जी का एक इनबिल्ट नेचर ऐसा है कि वो ना हमेशा पंगा लेते हैं, वो हमेशा रेबल करते हैं, वो हमेशा सत्ता के खिलाफ या फिर जो भी नियम चालती में है लेकिन वो हमारे देश, संस्कृति, धर्म के लिए धोखादायक है, उनके खिलाफ जाने का नेचर अगर किसी में कूट कूट कर भरा है तो वो है स्वामी रामदेव। जब 2014 में 14 से पहले इनफैक्ट यूपीए और कांग्रेस की सत्ता थी, तो इसी तरह से बाबा जी को बहुत परेशान किया जा रहा था। बहुत ज़्यादा रेड्स उनके साइट्स हैं, जैसे कि उनकी लैब हो गई, उनका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हो गया, वहाँ पर रेड्स गवर्नमेंट डालती थी, हमेशा उनको परेशान करने की कोशिश करती थी। क्यों? क्योंकि बाबा जी उस सत्ता के वो जो प्रस्थापित लोग थे उन लोगों के खिलाफ थे। क्यों खिलाफ थे? क्योंकि वो लोग देश, संस्कृति, धर्म के लिए अच्छे नहीं थे। ये लोग देश, संस्कृति, धर्म का नुकसान कर रहे थे। और इसीलिए स्वामी रामदेव जी ने कसम खाई थी कि जब तक इस कांग्रेस को मैं उखाड़ के नहीं फेंकूंगा, तब तक मैं मेरे आश्रम में कदम नहीं रखूंगा, मैं पतंजलि योगपीठ में कदम नहीं रखूंगा, मैं यहाँ नहीं आऊँगा। कसम खाकर उन्होंने आश्रम से बाहर कदम रखे, और जब उन्होंने कांग्रेस का समूल उच्चाटन कर दिया 2014 में, तो उसके बाद वो अपने पतंजलि योगपीठ में गए थे। ये एक नेचर बाबा जी का हम लोगों को समझना ही पड़ेगा। जब तक ये नेचर, जब तक ये भाव स्वामी जी का हम नहीं समझते, तब तक अब उनके साथ जो हो रहा है वो हम नहीं समझ पाएंगे। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। जब 2014 से पहले 2014 के चुनाव के दरमियान बाबा जी कांग्रेस को डांटते थे, तो वो ये कहते थे कि जब बीजेपी की सरकार आएगी तो काला धन आएगा। बहुत बड़ी मात्रा में काला धन जो है वो विदेशों में पड़ा हुआ है। बीजेपी की सरकार अगर आती है तो पेट्रोल 50 रुपये लीटर मिलेगा, या फिर जो भी अमाउंट उन्होंने कोट करी थी। महंगाई कम हो जाएगी, करप्शन खत्म हो जाएगा। इस तरह के मुद्दे बाबा जी रख रहे थे।
अब मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा कहना मैं बता रहा हूँ, ये मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है, किसी रिसोर्स से मैंने पता नहीं करवाया है, इट इज़ जस्ट अ स्पेक्यूलेशन। ये मेरा कहना है, ये मेरे विचार हैं और मैं ऐसा स्पेक्टिकुलेट कर रहा हूँ कि ऐसा हुआ होगा कि आजकल बीजेपी धर्म संस्कृति का बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। काला धन वापस नहीं आया है, पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए हैं और इन चीज़ों के लिए बाबा जी हो सकता है कि परेशान चल रहे हो और उन्होंने सरकार से कहा होगा कि भाई आप लोगों ने ये वादे किए थे, इन वादों का क्या हुआ, और इसलिए उनके और सरकार के बीच में थोड़ी कहासुनी हुई होगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बाबा जी के ऊपर प्रेशर डाला गया होगा कि आप बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि जिस प्रखरता से पहले बाबा जी बात करते थे उस प्रखरता से आज बाबा जी बात नहीं करते, स्वामी जी बात नहीं करते। बीजेपी के बारे में बात करते हैं लेकिन बहुत हल्की फुल्की बात करते हैं, क्योंकि अगर वो स्टैंड रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आएंगे, परेशानी में आएंगे। इसकी उनको भी मतलब नॉलेज है और अगर उनको स्टैंड लेना है तो प्रॉपर स्टैंड लेना होगा। पहले अगर उन्होंने बीजेपी को प्रमोट किया है तो सडनली वो यू टर्न नहीं ले सकते, अगर लेना है तो प्रॉपरली लेना होगा। तो इस हड़बड़ाहट में कभी कभी उनको बोलना पड़ता है, लेकिन वो जो बोलते हैं ना उसके ऊपर हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। उसके अंदर उसके पीछे जो हो रहा होगा ये चीज़ हम लोगों को समझनी पड़ेगी। अब इस पॉइंट पर आने के बाद आप लोग कहेंगे कि अक्षय तुम कुछ भी बोलते हो, यू आर मोदी फॉबिक और आपको बीजेपी के बारे में घृणा है मन में, आप आरएसएस के बारे में घृणा रखते हो मन में और इसलिए कुछ भी कर रहे हो। मराठी में कहते हैं वडाची साल पिंपळाला लावणे, कुछ भी बोलते हो, ऐसा आपको लग रहा होगा और ऐसा आपको लगना बहुत ऑब्वियस भी है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है ये सवाल मैं खड़ा नहीं करूँगा, बल्कि मैंने जो कहा है वो कैसे सही है वो मैं आपको बताऊँगा। जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया कि जब भी आप सरकार से विरुद्ध जाते हैं तो सरकार अलग अलग माध्यमों के द्वारा आपको परेशान करने की कोशिश करती है, आपको फंसाने की कोशिश करती है, आपको ख़त्म करने की कोशिश करती है। इसके लिए वो लोग किसी भी स्तर पर जा सकते हैं, किसी भी लेवल पर जा सकते हैं। जब 2014 से पहले अगर बाबा जी को परेशानी हो रही थी तो इसलिए हो रही थी कि क्योंकि वो सरकार के साथ नहीं थे। अगर वो सरकार के साथ होते तो कांग्रेस और बाबा जी का वैसा कोई नहीं होता रिश्ता, मतलब झगड़े जैसा। अगर वो बहुत सारा करप्शन करते, स्वामी रामदेव, उस करप्शन में कुछ हिस्सा अगर कांग्रेस को दे देते तो कांग्रेस को क्या परेशानी थी? नहीं थी, और इसलिए उनके और इनके बीच में टकराव शुरू हो गया। तो मुझे आप बताइए कि आज अगर बार बार बाबा जी को परेशान किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है? और जब 2014 से पहले बाबा जी को परेशान किया जाता था तो हम क्या कहते थे कि ये कांग्रेस की सरकार है जो बाबा जी को परेशान कर रही है। आज भी बाबा जी परेशान हो रहे हैं तो हम ऐसा क्यों ना कहें कि कांग्रेस की सरकार नहीं, बीजेपी की सरकार है और फिर भी बाबा जी परेशान हो रहे हैं। एक्चुअली आज की डेट में स्वामी रामदेव जी और इस तरह के जो लोग हैं इनके लिए गोल्डन पीरियड होना चाहिए। इनके ऊपर कोई सवाल या निशान नहीं उठाना चाहिए, इन लोगों को फेवर करना चाहिए। जैसे सावरकर मूवी के बारे में बात करते हुए मैंने कहा था कि रणदीप हुड्डा इतने परेशानी में थे लेकिन फिर भी सरकार ने, बीजेपी ने, आरएसएस ने उनकी क्यों नहीं मदद की? धर्म के लिए ही काम कर रहे हैं, वो देश के लिए कर रहे हैं, सावरकर जी के लिए कर रहे हैं, तो क्यों आपने मदद नहीं करी? वैसे ही ये सवाल है कि बाबा जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम लोगों को लूटा, बाद में हिंदुस्तान यूनिलीवर हम लोगों को लूट रही थी। बाबा जी अगर उस चीज़ को बचा रहे हैं तो सरकार चट्टान की तरह उनके पीछे क्यों नहीं खड़ी होती? और अगर इनके पीछे चट्टान की तरह सरकार खड़ी नहीं हो रही तो यहाँ पर शक पैदा होता है कि नहीं होता। तो इसमें आप और एक आर्ग्यूमेंट आप दे सकते हैं कि नहीं, सरकार जो है वो बाबा जी के साथ ही है। इनफैक्ट कोर्ट के एक वर्डिक्ट में कोर्ट ने कहा था, कोर्ट ने सरकार को और जो आयुष मंत्रालय है इस मंत्रालय को भी फटकार लगाई है। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते सरकार जो है वो तो बाबा जी के साथ में ही है, तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला फैक्टर जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इंट्रो में मैंने कहा था ना कि मैं आप लोगों को एक नज़रिया देने वाला हूँ, तो वो नज़रिया यह है कि राजनीति में हमेशा जो दिखता है वैसा नहीं होता, और आपको हमेशा ऐसे ही स्पेक्टिकुलेट करना चाहिए कि जो दिखाई दे रहा है अंदर
उसके एग्जैक्टली अगेंस्ट है, उसके एग्जैक्टली उल्टा ही है। ये हम आप लोगों को एक फॉर्मूला बना देना चाहिए। जैसे कि गणित में अलग अलग फॉर्मूलेशंस होते हैं, वैसे ही ये राजनीति का फॉर्मूला है कि जो दिखता है वो नहीं होता। इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल आपको दूंगा। जो दिखता है वो बिल्कुल नहीं होता। ये जो फॉर्मूला है ये और कहाँ पर लागू होता है जानते हैं आप? थोड़ा सा सोचिए, आपको क्या लगता है किस फील्ड में ये लॉजिक लागू होता होगा कि जो दिखता है वो असल में कभी नहीं होता? तो वो होता है मैजिक में। जब भी मैजिशियन मैजिक करता है, जादूगर जादू प्रेजेंट करता है, तो जो दिखाई दे रहा होता है वो असल में बिल्कुल नहीं होता, उसके विपरीत होता है। कोई मैजिशियन अगर किसी लड़की का गला काट रहा है तो हम क्या कहते हैं, हाय 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 हाय, लड़की का गला काट दिया, अब क्या होगा? क्या असल में उसने गला काटा है? वो तो आपको आभास करवा रहा है कि देखिए मैं लड़की का गला काट रहा हूं। असल में वो तरबूज काट रहा होता है और बाद में फिर आपको वो गला जोड़ के भी दिखाता है। वैसे ही राजनीति में होता है। राजनीति में आपके सामने अगर कोई नेता आकर स्टेटमेंट देता है कि अगर मेरे बेटे पर करप्शन के चार्जेस होते हैं तो आई डोंट केयर, अगर उसने किया है तो उसको सजा भुगतनी चाहिए, ये बोलने वाले लाइन्स है, ये उनकी फीलिंग्स नहीं है। ये जादूगर वाला एक्ट है जो आपको दिखाने के लिए वो जादूगर कर रहा है। ये अंदर की बात नहीं है, अंदर अलग ही हो रहा होता है। और इसी चीज को राजनीति कहते हैं, इसी चीज को पॉलिटिक्स कहते हैं। मैंने बहुत ही ब्रीफ में आपको ये चीज समझाई है विथ एग्जाम्पल। आप कितना समझ पाते हो दैट इज एब्सोल्युटली अप टू यू। लेकिन राजनीति में ये नजरिया, ये विजन ऑफ एंगल आपको हमेशा रखना चाहिए, अदरवाइज आप राजनीति को कभी नहीं समझ पाएंगे। मैं बीजेपी को कहता था कि ये तो धर्म रक्षक पार्टी है, मैं बीजेपी को कहता था कि ये तो धर्म के लिए मर मिटने वाली पार्टी है, मैं बीजेपी को हमेशा कहता था ये तो करप्शन के 100% अगेंस्ट पार्टी है। लेकिन अगर हम ग्राउंड पर देखें तो ऐसा नहीं नजर आ रहा। अगर बीजेपी धर्म के लिए काम कर रही होती तो 10 सालों में राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर उन्होंने घोषित कर दिया होता। शंकराचार्य जो है वो पैर में खड़ाव न डालते हुए पद यात्रा निकाल रहे हैं। उनके पैर जो है वो, उनकी क्या हालत है आप देखिए। यहाँ पर मैं फोटो डाल रहा हूँ, ये शंकराचार्य जी के जो पैर है ना, फीट, उनके फोटोज है ये। इस तरह की कंडीशन इनकी हो रही है और इनका कहना क्या है, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दो। इसमें क्या बड़ी दिक्कत है भाई? गौ माता को राष्ट्र माता अगर बीजेपी नहीं डिक्लेयर कर रही है तो कहीं ना कहीं तिनका है ना दाढ़ी में, वो हम लोगों को समझना पड़ेगा। इनका कहना है शंकराचार्य जी का कि भारत देश में गोवंश की हत्या नहीं होनी चाहिए। क्या बड़ी बात है इसमें? ये कानून आप नहीं ला सकते। आप ये कानून ला सकते हैं कि एक लड़का लड़के के साथ शादी कर सकता है, लड़की लड़की के साथ शादी कर सकते हैं। आप न जाने किस किस टाइप के कानून ला रहे हो जो कि बहुत ही विवादास्पद है। एट्रोसिटी को आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर दिया, पहले से ज़्यादा स्ट्रांग कर दिया। कितने रेवोल्यूशनिंग काम आप कर रहे हो और आप भारत देश में गोवंश की बंदी नहीं कर सकते, आप इसके लिए कानून पारित नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बीजेपी भास क्या कराती है, आभास क्या कराती है, हम धर्म के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इनका एक्ट क्या है? पहले मोदी जी खुद क्रिटिसाइज करते थे कि पिंक रिवॉल्यूशन में हमारा नाम आ रहा है। आज की डेट में वो अभिमान से कहते हैं कि पिंक रेवोल्यूशन में हम फर्स्ट नंबर पे हैं। आज भारत पिंक रेवोल्यूशन में कहाँ पर है ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। और अगर सच में भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ होती, हिंदुओं के साथ होती, तो भारतीय जनता पार्टी का ये स्टेटमेंट कभी नहीं आता कि गोरक्षक गुंडा है। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो सामने दिखाई देता है ना राजनीति में, वो कभी असलियत नहीं होती। असली चेहरा उसके पीछे होता है, वो अलग होता है। उसे देखने के लिए हम लोगों के पास नजरिया चाहिए, विथ फैक्ट, विथ एग्जाम्पल, सारी चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बाबा जी ने मना कर दिया होगा, इसलिए बाबा जी को अब परेशान किया जा रहा है। पहले कांग्रेस बाबा जी को डायरेक्ट परेशान करती थी, अब बीजेपी कोर्ट के कंधे पर बंदूक रख के बाबा जी को परेशान कर रही है। कोर्ट के बारे में मैं क्या बताऊं आपको? आसाराम बापू जी का माइलस्टोन केस है। अगर आसाराम बापू जी को कुछ होता है ना तो ज़िंदगी में कभी मैं बीजेपी एंड आरएसएस को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। ये उतनी बड़ी गलती और भूल हो जाएगी। मैंने बिल्कुल स्टडी किया है आसाराम बापू जी का केस, उस केस में कोई दम नहीं है। किसी भी जेन्युइन प्रामाणिक लॉयर से, काउंसिल से आप अगर पूछेंगे, इस केस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इस केस में इतने लूप होल्स आपको मिलते हैं। आप ही मुझे बताइए, जो गुजरात का उनका केस है
12 साल के बाद वो विक्टिम आकर कह रही है कि मेरे ऊपर रेप हुआ है। जस्ट विजुअलाइज कि आप खुद जो है इंस्पेक्टर है, सीपीआई है, जज है, वकील है, और कोई आके आपको बता रहा है कि 12 साल पहले मेरे ऊपर रेप हुआ था, कंप्लेंट दर्ज कर लो, तो आप क्या कहोगे? और हाइट तो तब है कि इस केस में वो जो लड़की है वो डेट नहीं बता पा रही है कि किस डेट पर यह हादसा हुआ था। कभी कहती है उस दिन हुआ था, कभी कहती है इस दिन हुआ था, कभी कहती है फलाना दिन हुआ था। डेट कंफर्म नहीं है। 12 साल पहले एक्ट हुआ था, कोई मेडिकल की वहाँ पर सबूत नहीं है, कोई चश्मदीद नहीं है वहाँ पर, और आप बापूजी को विक्टिम करार दे, मतलब उनको कन्विक्ट कर देते हो, आप सजा हो जाती है उनको ट्रायल कोर्ट में। तो ये आज जुडिशरी काम कर रही है हमारे देश में। हमारे देश में आज भी जुडिशरी, जब भी दीपावली आती है, दिवाली नहीं, दीपावली इज द राइट वर्ड, जब भी दीपावली आती है तो क्रैकर्स के ऊपर बैन लगा देती है, लेकिन बकरीद के ऊपर कभी बैन नहीं लगाती। क्रिसमस पर जब पेड़ काट दिए जाते हैं कभी बैन नहीं लगाती, कभी कोर्ट को उसके बारे में कंसर्न नहीं होता। इतनी सारी बकरियों को एक साथ एक दिन में काटना, खून बहाना उनको जो भगवान ने हृदय दिया है, क्या बकरियों को हृदय नहीं होता? क्यों, क्या उन हृदयों के बारे में हम सोच नहीं सकते? क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है बकरियों को? हम उनको काट देते हैं सरासर, एक ही दिन में इतनी सारी बकरियां काट दी जाती है, लेकिन कोर्ट को चू नहीं होती। लेकिन हमारे क्रैकर्स की वजह से कोर्ट को तकलीफ होती है। आज भी कोर्ट जजमेंट पास कर देती है उसके ऊपर। वैसे देखा जाए तो 31 दिसंबर को भी पूरे वर्ल्ड में क्रैकर्स को क्रैक किया जाता है, कितना प्रदूषण होता होगा, लेकिन उस दिन कोर्ट को कुछ नहीं होता। सबरीमला केस, हमारे ट्रेडिशंस, लेकिन उसमें नाक डालने के लिए जो है कोर्ट आ जाती है, लेकिन मस्जिद में महिलाओं को प्रवेश नहीं है, उसके बारे में कोर्ट कुछ नहीं बोलती। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि कोर्ट ने किया है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर राम मंदिर का फैसला आता है तो उसमें आपका योगदान होता है, लेकिन अगर सबरीमला का फैसला आता है तो वो कोर्ट का फैसला होता है। ऐसे डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी सरकार के खिलाफ जाता है, आप मुझे बताइए, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और आपकी सीबीआई, बहुत सारी सेंट्रल एजेंसीज है जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है, होना भी चाहिए। और वो जिन जिन लोगों पर काम कर रहे हैं वो सारे के सारे गुनहगार ही है, वो सारे के सारे करप्ट लोग ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। विदाउट एनी हेजिटेशन मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन वैसे ही लोग बीजेपी में भी है, वैसे ही लोग जो पार्टियां बीजेपी को सपोर्ट कर रही है उन पार्टियों में भी है, तो उनके ऊपर क्यों नहीं एक्शन हो रही? आप मुझे 10 नाम बताइए जो बीजेपी सपोर्टर पार्टीज के नेता है जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई हो। 5 नाम बताइए, 3 नाम बताइए, 2 बताइए, 1 बताइए। आप नहीं हो रहा। इसका मतलब जो भी सत्ता के खिलाफ जा रहा है उसके ऊपर आवाज़ उठाने के लिए आपके पास ईडी होती है, आपके पास सीबीआई होती है, आपके पास जुडिशरी होती है, और इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप उन लोगों को फंसाते हैं। हो सकता है कि आसाराम बापूजी जो है वो बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ गए होंगे, उन्होंने कहा होगा कि आप गलत कर रहे हो, ऐसा मैं आपको नहीं करने दूंगा। तो उनको फंसाने के लिए इस तरह की झूठी सारी फर्जी केस तैयार करके उन लोगों को वहाँ पर फंसाया गया होगा। जो बापूजी के ऊपर केसेस है उसके बारे में मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, अगर आप विजिट करेंगे तो आपको मिलेंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाकर उन चैनल्स को एक बार रिव्यू करें। आसाराम बापू एक संत थे, वैसे ही बाबा रामदेव भी एक संत है, और जब भी संत की मतलब सटकती है ना तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, और फिर उनको कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। अब आसाराम जी बापू के ऊपर उस तरह का इल्ज़ाम लगाया गया तो बाबा जी के ऊपर इस तरह का। स्वामी रामदेव जी का केस क्या है ये आप में से कितने लोगों को पता है? और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोगों को इंडिविजुअल सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली केस क्या है। ये तो आप देखिए, केस ये है कि उनके जो प्रोग्राम होते हैं योगासन के, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं ना बाबा जी के यहाँ, स्वामी रामदेव जी के यहाँ पर, तो उसमें वो टेस्टिमोनियल्स देने लगते हैं कि हमने फलाने का कैंसर ठीक करवाया, हमने फलाने की विजन ठीक करवाई, हमने फलाने की फलानी बीमारी ठीक करवाई। अब 1954 का एक एक्ट है, मतलब 1954 का नेहरू जी ने बनाया एक एक्ट है। उस एक्ट में उन्होंने कुछ कैटेगरीज क्रिएट की है, कुछ डिसीज़ के नाम है वहाँ पर, और उन्होंने कहा है कि इस डिसीज़ को मैं 100% क्योर करता हूँ, ऐसा कोई नहीं कह सकता। अगर आप ऐसा दावा कर रहे हो तो आपके ऊपर एक्शन ली जाएगी। ये वो कानून है, ये कानून है 1954 का, 1954 का, और उसमें ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर बाबा जी उनके ट्रीटमेंट के द्वारा वो अगर लोगों को क्योर कर रहे हैं
उनके पास पेपर्स है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, उनके पास पेशेंट्स है लाइव देखने के लिए। तो इसमें उनकी क्या गलती है? आपका कानून क्या कहता है ये मैं कैसे मान सकता हूँ? अगर मैं लोगों को ठीक कर रहा हूँ तो मैं लोगों को सामने प्रेजेंट करूँगा ना। ये वो केस है बेसिकली। अगर केस की बात करी जाए तो सिर्फ इतनी ही केस है कि आप झूठे प्रोमिसेस करवा रहे हो। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि बाबा जी झूठे प्रॉमिस कर रहे हैं 2 मिनट के लिए, वो भी मैं मान लेता हूँ। लेकिन कितने सारे एडवर्टाइजमेंट्स हैं जहाँ पर क्या क्या दिखाया जाता है, जहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक्स की जब ऐड आती है तो तूफान करते हैं, माउंटेन ड्यू और बहुत सारी चीज़ें, डर के डर के आगे जीत है, और फेयर एंड लवली लगाने से आपकी स्किन गोरी हो जाती है। और सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट जो है वो पान मसाला में होता है कि पान मसाला खाने से कैसे आपकी स्फूर्ति बढ़ती है, आपको ये होता है वो होता है। पान मसाला की ऐड आती है, झूठे प्रोमिसेस करते हैं वो लोग, उसके ऊपर कोई नकेल नहीं खींच रहा, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं कर रहा, उनको कोर्ट में कोई लेके नहीं जा रहा। लेकिन बाबा जी को फिर वहां पर शक क्रिएट होता है कि क्यों आप बाबा जी के ऊपर एक्शन ले रहे हो। ये सारी की सारी समझने की चीज़ें हैं। आज का पॉडकास्ट यहाँ पर मुझे ख़त्म करना है। आज ऑलरेडी 20 मिनट से ज़्यादा बात करी मैंने, कंटेंट ही उतना है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो आज का पॉडकास्ट ख़त्म करते हुए फिर एक बार मैं आप लोगों को बताऊंगा कि राजनीति का जो नियम आज मैंने आपको बताया है कि जो दिखता है वैसा कभी नहीं होता, उससे विपरीत होता है। उस चीज़ को समझने की कोशिश आप लोगों को करनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने आपको जादूगर का भी एग्जाम्पल दिया है। कभी जादू में जो दिखाता है वैसा होता है क्या? नहीं होता। जो दिखता है वो अलग होता है, जो हो रहा होता है वो बिल्कुल अलग होता है। राजनीति में भी ऐसा ही होता है। इन चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो देश को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए बहुत मदद होगी। इसी काम के लिए मैं भी योगदान देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप मुझे एम्पावर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको अगर नहीं लगता है ना तब भी कमेंट कर दीजिए, 2-4 शब्द लिख दीजिए मेरे लिए, वो मेरे लिए बहुत अहम होंगे, वो मेरे लिए बहुत काम करेंगे वो शब्द। ठीक है, आप मुझे प्रमोट करते रहे और मैं इसी तरह की चीज़ें आपके सामने लाते रहूँगा। आप ही मेरे स्ट्रेंथ है, आप ही मेरा इंजेक्शन, आप ही मेरे सलाइन है। ठीक है, आज बस इतना ही काफ़ी है। फिर आऊँगा मैं आपसे मुलाकात करने के लिए। तब तक आप सब लोग ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल। वंदे मातरम। जय हिंद एंड नमस्कार।